हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक पादपों में संबंध की। हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मानव है उसमें रुधिर के द्वारा परिसंचरण कैसे हो रहा है, जो विभिन्न भोज्य पदार्थ हैं उनका, और किस तरीके से जो हृदय है वो एक पंप की भांति कार्य करता है। क्योंकि हृदय क्या कर रहा है, वो सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य उससे निकली हुई विभिन्न शिराएं और धमनियां भी करती हैं, और जो उसे शुद्ध करने का काम है रक्त को, वो करते हैं हमारे फेफड़े। इसी तरीके से जो पौधे हैं, पौधों में भी एक तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा उसमें भोज्य पदार्थ का और जल का आपस में आदान प्रदान होता है। उसे हम कहते हैं पादपों में परिसंचरण या पादपों में संवहन। तो पौधों में दो ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं वो है पौधों में जो हम जल दे रहे हैं वो, या जो पत्तियां द्वारा भोज्य पदार्थ बन रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वो ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो पौधे में क्या हो रही हैं, स्थानांतरित हो रही हैं पत्तियों से जड़ों तक या जड़ों से पत्तियों तक, शाखाओं तक, तने तक, सभी भागों में। तो अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में यही जानेंगे कि किस तरीके से पौधों के अंदर संवहन तंत्र कार्य करता है, या पौधों में किस तरीके से भोज्य पदार्थों का और जल का संवहन होता है। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया है कि जो पत्ती है उसमें जो भोज्य पदार्थ है जिसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पौधों में सिर्फ दो ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्थानांतरित होती हैं। पहला होता है जल, और जल में घुले हुए खनिज लवण जो खाद वगैरह हम देते हैं वो सब चीज़ें, और दूसरा होता है भोज्य पदार्थ जो पत्तियां बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। दूसरी बात, जो पौधे हैं उनमें वो कौन से ऊतक हैं जो इन दोनों चीज़ों को स्थानांतरित करते हैं, तो वो कौन से हैं आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। एक तो सुना है आपने नाम जाइलम ऊतक का, और दूसरा आपने सुना है नाम फ्लोएम ऊतक का। ये दो नाम आपने 9th में सुने भी होंगे, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक जो पौधे में आपका जल और खनिज लवण है उन्हें जड़ों से लेकर पौधे के विभिन्न भागों जैसे तने, शाखाओं, पत्तियों आदि में पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जो फ्लोएम ऊतक है वो पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को पत्तियों से लेकर शाखाओं में, तने में, जड़ों में पहुंचाने का कार्य करता है। जो जाइलम है उसके द्वारा जो जल और खनिज लवण ऊपर की गति करते हैं, उनकी दिशा कैसी रहती है, सदैव ऊपर की ओर। जड़ से, मान लीजिए ये आपका कोई पौधा है, ये आपका एक पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी पत्ती। तो जो पौधा है उसमें यहाँ पे अगर जल है तो ये जो जल है ये कहाँ, ऊपर की ओर गति करेगा। तो जाइलम ऊतक के द्वारा जो जल का स्थानांतरण होता है वो सदैव ऊपर की ओर होता है और एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होगा, सिर्फ ऊपर की ओर। ठीक है। जाइलम ऊतक बहुत सारे, या ये कहें कि जाइलम ऊतक मुख्य रूप से 4 आपके भागों से मिलकर बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, ट्रेकियार्ड्स और जाइलम नलिका वाहिनियाँ, इनके द्वारा जाइलम ऊतक आपका मिलकर बना होता है। अब हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो आपका, उसमें स्थानांतरण भोज्य पदार्थों का पत्ती से कहाँ से हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन कभी कभी जो जड़ों में भोजन आकर इकट्ठा हो जाता है, वो जब पौधे को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कई बार धूप नहीं निकलती है तो वो जो जड़ों में भोजन आकर संचित हो जाता है, क्योंकि इतना सारा भोजन बनाते हैं पौधे, तो जरूरी थोड़ी है सभी यूज़ ही हो जाएगा। तो वो जो कुछ अतिरिक्त भोज्य पदार्थ होता है वो जड़ों में आकर इकट्ठा हो जाता है स्टार्च के रूप में। और जब पौधे को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जिस दिन धूप नहीं निकलती है लेकिन पौधे को तो सर्वाइव करना है, जीना है, तो वो जो स्टार्च है वो फिर से टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर होता है। तो वो जड़ों से पुनः कहाँ चला जाता है, फिर से भोजन आपका
टूटकर पत्तियों में, शाखाओं में और तनों में चला जाता है। तो इसलिए जो फ्लोएम है उसके द्वारा जो भोज्य पदार्थ है उसका स्थानांतरण कैसा होता है, सभी जगह होता है। एक तो सभी भागों में होता है पौधे के, और दूसरा दोनों ही दिशाओं में होता है, ऊपर से नीचे की ओर भी और नीचे से ऊपर की ओर भी होता है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी आपका 4 प्रकार के जो ऊतक हैं या ये कहें भाग हैं उनसे मिलकर बना होता है, जैसे चालनी नलिकाएं, आपकी सहायक कोशिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु या रेशे भी हम बोलते हैं जिन्हें, उनसे मिलकर बना होता है। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये डायग्राम हमने बताया है कि कैसे भोज्य पदार्थ जो है वो पौधे में पत्तियों से स्थानांतरित हो जाते हैं आपके जड़ों तक। ये क्या है, ये जो संरचना है सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रही है, ये एक पत्ती मान के चलिए इसे कि एक पत्ती है आपकी पौधे की। इससे जुड़ी हुई क्या है, पत्ती किस पे लगी होती है, आपकी तने पर। तो ये तने के अंदर की कोशिकाएं दिखाई गई हैं जिन्हें कहा गया है सहायक कोशिकाएं। और यहाँ पर फिर क्या है, ये आपका तना है, तने में क्या पाया जा रहा है, आपका फ्लोएम ऊतक पाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर ये दिखाई गई हैं चालनी नलिकाएं, क्योंकि चालनी नलिकाएं ही मुख्य रूप से क्या कर रही हैं, स्थानांतरण का काम करती हैं फ्लोएम ऊतक में। और यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, साथ ही साथ पौधे के जो तने हैं उसमें आपके जाइलम ऊतक भी यहाँ पर दिखाया गया है। मुख्य कौन सी जाइलम के कौन सा भाग दिखाया गया है, जाइलम वाहिकाएं। अब समझिए इसे, जो पत्ती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जैसे कि आप जानते भी हैं, शुरू के जो चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा भी था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पत्तियां हैं वो अपना भोज्य पदार्थ सुक्रोज के रूप में बना देती हैं। और वो सुक्रोज कहाँ स्थानांतरित होता है, सबसे पहले वो पत्ती से आता है आपका तने में स्थित चालनी कोशिकाओं, सहायक कोशिकाओं में, और सहायक कोशिकाओं से वो स्थानांतरित हो जाता है किसमें, आपका जो चालनी नलिकाएं हैं उनके अंदर। ये सब काम कैसे हो रहा है, आपका जो आपने 9th में पढ़ी है विसरण और परासरण की जो 2 क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, कि आपका यहाँ सांद्रता किसकी है, सुक्रोज की ज़्यादा है, यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हुआ, फिर सुक्रोज यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हुआ, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से आपका कम सांद्रता वाले स्थान की ओर धीरे धीरे जो भोज्य पदार्थ है वो स्थानांतरित होता चला जा रहा है। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये तने से क्या लगी होती है, उसके बाद सबसे आखिर में जड़ें। तो अब ये कहाँ चला गया, वापस आपका उसमें जो जड़ है, जड़ के पास स्थित सहायक कोशिकाएं हैं उनमें, और वहाँ से फिर अंतिम कहाँ चला जाता है, ये जड़ के अंदर। और जड़ में जाकर फिर क्या हो जाता है, जितना जड़ को यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेती है उसको, और बाकी एकत्रित हो जाता है आपका स्टार्च के रूप में। लेकिन जो ये भोज्य पदार्थ है, अब दूसरी बात समझिएगा कि जो भोज्य पदार्थ है वो डायरेक्ट नहीं जाता है। वो भोज्य पदार्थ कब इस पूरे जो तना है पेड़ का या पौधे का, उसमें कब स्थानांतरित होगा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, जल के अणुओं के द्वारा, जब उसके साथ जल के अणु आकर बंध जाएंगे। तो जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जल स्थानांतरित होता है। तो धीरे धीरे जैसे जो जड़ें हैं वो जाइलम, उनमें उपस्थित जो जाइलम ऊतक है वो जल को खींचता है अपने ऊपर की ओर। तो वो कहाँ, जब यहाँ पर अब जाइलम की क्या हो गई, जल की जो सांद्रता है वो अधिक हो जाती है, वो स्थानांतरित हो जाती है आपकी फ्लोएम ऊतक में। तो अब ये जो सुक्रोज के अणु हैं ये जल के अणुओं के साथ मिल जाते हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि जल के अणुओं के साथ भोज्य के पदार्थ जो हैं वो आसानी से स्थानांतरित होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो भोज्य पदार्थ आपके जड़ों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो फिर से जो फ्लोएम है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पहले जल की सांद्रता अधिक थी, सारा जल इधर चला गया, तो अब जल की सांद्रता इधर हो गई, इधर कम हो गई। तो अब पुनः जो जल है वो वापस परासरण की विधि के द्वारा कहाँ आना शुरू हो जाता है, फिर से जाइलम ऊतक में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पौधों में भोज्य पदार्थों का और जल का स्थानांतरण होता रहता है लगातार बिना रुके हुए। दूसरी बात, जो आपका ये स्थानांतरण है, ये इसमें आपका कौन है, मुख्य रूप से फ्लोएम ऊतक काम कर रहा है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो जल है वो जब ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो क्या हो जाता है, आप देखते भी हैं कि
जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होनी या पौधे के जो जड़ वाला भाग है उसके द्वारा भी होनी शुरू हो जाती है। जो आपके पत्ती है उसकी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र से क्या हो जाता है, आपका जो आपका अतिरिक्त पानी है पौधे का वो निकलना बाहर शुरू हो जाता है। वही चीज़ कि बाहर जल की सांद्रता कम है, पौधे के अंदर जल की सांद्रता अधिक है, तो उसे बराबर करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में यहाँ पर जाइलम ऊतक के अंदर जो एक बल काम करता है उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, यहाँ पर जल का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो है वो कार्य करता है। ये भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण था। अब हम बात करते हैं जल का स्थानांतरण। तो जल का जो संवहन है या स्थानांतरण या परिसंचरण कहिएगा कुछ भी, वो किस तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पर जो आपका जल पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, या ये कहें कि जड़ से तने और पौधे के सभी भागों में जो पहुँचता है उस क्रिया को हम कहते हैं रसारोहण की क्रिया। रसारोहण की क्रिया। तो ये जो रसारोहण की क्रिया हो रही है इसके द्वारा जो जल है वो पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है जड़ों से। लेकिन यहाँ पर इस क्रिया के अंदर कुछ जो आपके बल हैं वो भी काम करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका जो जड़ों में लगने वाला दाब होता है, जिसे हम जड़ दाब कहते हैं। तो उस जड़ दाब के, वो जड़ दाब कहाँ पाया जाता है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे, अगर हम किसी जड़ को काट के देखते हैं तो उस जड़ के अंदर ये आपकी सबसे ऊपर की क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, उपत्वचा, उसके नीचे फिर आपकी मुख्य त्वचा और फिर आपका अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर यानी कि आपके मूल रोम कहते हैं। और इन्हीं मूल रोमों के द्वारा जो इनकी जो दीवारें हैं, मूल रोमों की दीवारें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, जिसके द्वारा जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जल को अच्छी तरह से अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। तो यहाँ जो एक दाब लगता है उसे हम कहते हैं जड़ दाब या मूल दाब। अगर हम जड़ नहीं, विज्ञान की भाषा में उसे जड़ दाब नहीं कहते, विज्ञान की भाषा में हम उसे कहते हैं मूल दाब। मूल माने जड़, मूल दाब। तो जड़ों में लगने वाला वह दाब जिसके द्वारा जो जल है वो मिट्टी से जड़ों में ऊपर की ओर गति करता है, उसे हम मूल दाब कहते हैं। दूसरा जो है वो होती हैं बल, जो काम करता है वो होता है हमारा केशिका बल। केशिकाएं क्या होती हैं, सबसे पहली बात, केशिकाएं बहुत पतली संरचनाएं होती हैं, नलिका जैसी, जितना की बारीक आपका बाल, इतनी बारीक नलिकाएं जैसी संरचनाओं को जो आपका पौधे के जड़ों के अंदर पाई जाती हैं उन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। तो उन केशिकाओं के द्वारा भी जो जल है वो नीचे से ऊपर की ओर यानी जड़ से तने और पत्ती तथा अन्य भागों की ओर गति करता है, और वहाँ जो दाब लग रहा है उसे हम केशिका दाब कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वह है हमारा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या है कि जो, जैसा भी आपको बताया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि अतिरिक्त जल का पौधे के रंध्र, पौधे में उपस्थित जो पत्तियां हैं उनकी निचली सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा बाहर निकलना, बूंदों के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। लेकिन उस क्रिया में भी पौधे के अंदर एक दाब लगता है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन दाब कहते हैं। और इस दाब के कारण ही जो जल है वो जड़ से पौधे के ऊपर वाले भाग यानी पत्ती, क्योंकि रंध्र कहाँ उपस्थित है, पत्तियों में, और पत्ती कहाँ है, ऊपर की ओर। तो वहाँ जब जड़ से जल ऊपर की ओर, पत्ती की ओर गति करता है तो वहाँ जो एक आपका खिंचाव लग रहा है उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो वो भी हमारा क्या कर रहा है, वो भी हमारा संवहन में, पादपों जो पौधा है उसके अंदर जल के संवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा जो चौथा हमारा मेन रह जाता है वो क्या है, वो है हमारा जल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल का पाया जाना। जो जल के अणु हैं उनके बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपने आप क्या करते हैं, एक स्थान से
यानी कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए अगर यहाँ पर जल की जो सांद्रता है यहाँ पर कम है, या कहें कि यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है, तो जल क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगा, क्योंकि जल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण के कारण ही मान लीजिए ये जल का अणु ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके साथ साथ जो जल के अणु बंधे होंगे वो भी धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करना शुरू करेंगे, जिससे जो जल है फिर वही बात जड़ से ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देता है। तो आज हमने पढ़ा, जो हमारा टॉपिक था कि पादपों में भोजन पदार्थ और जल का संवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के द्वारा किस प्रकार से होता है। इस डायग्राम को जो बताया गया है, जिसने इसको सबसे पहले बताया उनका नाम था वैज्ञानिकों का डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एवं जॉली, इन्होंने इस मॉडल के द्वारा पौधों में संवहन की क्रिया को बताया था, इसलिए इसे डिक्सन और जॉली मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने इसको बताने के साथ साथ ये भी बताया था कि किस तरह से पौधों में संवहन की क्रिया जड़ों और तनों के द्वारा, या ये कहें कि जड़ों और पत्तियों के द्वारा आसानी से संभव हो पाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।